मेरा कुक मुझे बोलता है आप सारा टाइम जनसंख्या पे बोलती है, मैं आपको टीवी में देखता हूँ, आपने कभी नहीं बताया कि मुस्लिम्स 50% से ज्यादा हो जाएंगे और फिर मुगल राज आएगा, फिर वो हमें मारेंगे। क्या बढ़ती आबादी सिर्फ खतरे की घंटी ही है? पॉलिटिशियंस ने हमारी जनसंख्या इन टर्म्स ऑफ नंबर्स को बहुत मिसयूज किया है बाय सेइंग अरे हम एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते क्योंकि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, हम ट्रेन्स नहीं दे सकते, हम हर चीज़ के लिए उन्होंने जनसंख्या को ब्लेम किया। एक बहुत बढ़िया महिला जर्नलिस्ट हु आई रियली रिस्पेक्ट टोल्ड मी, अरे फैमिली प्लानिंग इज नॉट सेक्सी। आई सेड सो एंड सो इट्स ऑल अबाउट सेक्स। मनमोहन सिंह जी बहुत विनम्रता से मेरे पास आके उन्होंने पूछा कि आप जनसंख्या पे काम करती हैं तो मुझे थोड़ा ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में बताइएगा। ऐसे बुद्धिजीवी जिनको इंटरेस्ट है इशू में, अगर वो नहीं समझ पाए तो लेट्स बी काइंड टू आवर अदर पॉलिटिशियंस जो बहुत कम पढ़े लिखे। हिटलर का दौर, तो उसमें उसका बड़ा जोर है आबादी पर, और वो पढ़ते हुए आपको बड़ा गुस्सा आता है कि हिटलर ऐसा कैसे कर सकता है कि वो अपनी महिलाओं को बताए कितने बच्चे करो। एक्चुअली तो बहुत सारी गवर्नमेंट्स फिर जाने अनजाने में उसी रास्ते पर हैं। चाइना से हम सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं? जो नहीं करना है। तमिलनाडु में आज खबर आई है कि वो 365 डेज मैटरनिटी लीव देंगे। पर अगर आप समझ रहे हैं कि महिलाएं एक स्विच ऑन जो उन्होंने ऑफ किया हुआ है वो ऑन अपने पेट में कर लेंगी, अपने वूम में, आपको थोड़ी गलत फहमी है। इंडिया में एक आंकड़ा एक्चुअली विल शॉक पीपल। डू यू नो माइग्रेंट्स आते हैं वापस छठ और दिवाली के टाइम, आप देखेंगे 9 महीने बाद आंकड़े दिखाते हैं कि इतने सारे बच्चे होते हैं। चिल्ड्रन पॉप अप आफ्टर 9 months। वर्ल्ड में कोई ऐसी स्थिति नहीं पहुंचने वाली कि पॉपुलेशन इतना गिर जाएगा कि क्राइसिस हो जाएगा। मैंने चंद्रबाबू नायडू जी की मीटिंग में बोला आंध्र प्रदेश जाके कि देखिए आपके यहाँ 34,000 चिल्ड्रन स्टिल डाई, उनको बचाइए। तो आज पढ़ाकू नितिन के इस एपिसोड में पॉपुलेशन यानी आबादी को ही समझते हैं। किसी के लिए एसेट, किसी के लिए लायबिलिटी क्यों है। एक तरफ लगातार बढ़ती पॉपुलेशन, लेकिन दूसरी तरफ गिरता हुआ फर्टिलिटी रेट। ये चिंता का विषय क्यों है? क्यों है ऐसा कि कुछ देश जनसंख्या के लिहाज से बहुत भारी हैं, कुछ एकदम हल्के हैं? क्योंकि ये बात वो है जो सड़क से लेकर संसद तक पॉलिसी लेवल पर सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये सब समझाने के लिए हमारे साथ हैं इन मामलों की एक्सपर्ट पूनम मुटरेजा। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया नाम के थिंक टैंक की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आप। बहुत सारी सरकारों को, बहुत सारे नेताओं को समझाया है, और जमीन पर जो काम आप करती हैं वो तो सराहनीय है। इसके अलावा आप टीवी पर दिखती हैं, आर्टिकल्स लिखती हैं, और आज हमारे पास मौका है पूनम जी से बात करने का। तो पढ़ाकू नितिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू। और मैं जैसा भी कह रहा था कि हमने तो बचपन से लगातार यही सुना, देखा, विज्ञापनों में, टीवी पर, अखबारों में, मैगजीन्स में, कि हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, बहुत बड़ा खतरा है, कम करो, कंट्रोल करो। क्या बढ़ती आबादी सिर्फ खतरे की घंटी ही है? सच में कहूँ तो ये घंटी लोगों के दिमाग में है, और मैं ये नहीं मान सकती कि बढ़ती आबादी खतरे की घंटी है, क्योंकि अब लोग, आप देखिए कितने घबराए हुए हैं कि आबादी कम हो रही है। ये एक मिथ चला था। पॉल अर्लेक और बहुत से बुद्धिजीवी ग्लोबली बोले कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा, खाना नहीं होगा लोगों को खाने में। अगर ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं भी होता, वी वुड हैव हैड इनफ फॉर एवरीबडी। और मैं यहाँ आपको गांधी जी को सबसे मेरा जो फेवरेट कोट है वो करना चाहती हूँ। गांधी जी ने कहा था कि वी हैव इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर ग्रीड। Yes. तो ये कंजम्पशन वर्सेस पॉपुलेशन, प्रोडक्शन वर्सेस पॉपुलेशन, तो जो विकसित देश हैं जिन्होंने कंजम्पशन पैटर्न्स में तो हद कर दी, और प्रोडक्शन भी उनकी इतनी कार्बन फुटप्रिंट बिछाया उन्होंने पूरे वर्ल्ड में कि इट वॉज वेरी कन्वीनियंट कि पॉपुलेशन पे सारा ब्लेम जाए, नॉट कंजम्पशन। ये
कंजम्पशन बॉम्ब, कंजम्पशन एक्सप्लोजन हो रहा था और हम सब समझते रहे और हमें बताया गया कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। लेकिन आम लोगों ने तो इसे तब समझा जब सरकार ने समझाया। और जी। मुझे याद है कि परिवार नियोजन को लेकर जितना बजट आया, पैसे लगे और इस बात को समझदारी से जोड़कर देखा गया कि अगर आप इस मिशन में सरकार के साथ नहीं हैं तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कोई गलत काम कर रहे हैं बस। जी, शोर ज़्यादा मचाया था सरकारों ने। आप मुझसे पूछिए, मैंने पहला बजट एनालिसिस, एक्सपेंडिचर एनालिसिस किया था। देखिए कि कितना फैमिली प्लानिंग पे हम खर्च करते हैं। एंड इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने एक फैमिली प्लानिंग पॉलिसी और विभाग बनाया था इन द 50s। जी। एंड नेहरू जी वॉज वेरी वरिड अबाउट पॉपुलेशन। इनफैक्ट वो अमेरिका भी गए थे। अमेरिकन से उन्होंने हेल्प मांगी थी, बट बिकॉज ऑफ रिलीजियस पर्पसेस अमेरिका डिडंट वांट टू बी सीन देन इन द 50s कि हम लोग फैमिली प्लानिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, बीइंग कैथोलिक क्रिश्चियन, ये सब आ गया था। ठीक है, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा जो हेल्थ बजट इंडिया का है वो अभी भी अगर आप देखें 1.5 of GDP, which is really low. अब इसमें फैमिली प्लानिंग का बजट बहुत छोटा है। हम समझते हैं ये सारा बजट फैमिली प्लानिंग में जा रहा है। नहीं, फैमिली प्लानिंग का जब कोई बजट डिमार्केटेड बजट है ही नहीं। ठीक है, तो हमने जब बिलासपुर में 16 women died of sterilization in 2014 या 15, I think 14, मैंने एक इकोनॉमिस्ट को बेक करवा के एक हफ्ते में बजट एक्सपेंडिचर एनालिसिस कराया एंड वी फाउंड 6% ऑफ दिस मीगर 1.5%, तब 1.2 था बजट ऑफ द GDP, 1.2 हेल्थ बजट सारा। तो उसमें निकला कि हम 6% वी स्पेंड ऑफ दिस 1.2% ऑन फैमिली प्लानिंग। और उससे और शॉकिंग मैं आपको बताऊं, 85% ऑफ द एक्सपेंडिचर स्टेरिलाइजेशन पे हम खर्च कर रहे थे, जबकि तब भी हमारी पॉपुलेशन, वी हैव अ लार्ज यंग पॉपुलेशन जिनको फैमिली प्लानिंग नहीं, उनको कॉन्ट्रासेप्शन, टेम्पररी मेथड्स की ज़रूरत है। मैं मैरिड यंग पीपल की भी बात कर रही हूँ, अनमैरिड की भी ज़रूरत है, बट इवन हमारे जो स्टेटिस्टिक्स हैं NFHS मैरिड वुमेन का डेटा, they didn't have access to temporary methods, क्योंकि हम सिर्फ कितना बचा 85% के बाद 15%, जिसमें से हम 0.4% we were spending on temporary method। और टेम्पररी मेथड इंडिया में 3 थे 15 साल पहले तक, सिर्फ 3 मेनली, pills, condoms, and IUCD था, and of course the permanent method which is sterilization। और sterilization के लिए हम incentives भी दे रहे थे। पर जब मैंने ये आंकड़े देखे, अब मैं एक्सपेंडिचर से हट के आपको बता रही हूँ, मैंने देखा कि ये गवर्नमेंट के पास डेटा, गवर्नमेंट का ही डेटा है, 77% ऑफ विमेन जो स्टेरिलाइजेशन के लिए जाती हैं, उन्होंने कभी टेम्पररी मेथड नहीं यूज़ किया था। और आप मुझसे पूछिए तो फिर तो हमारे पास 10 बच्चे ईच होने चाहिए थे। विमेन ट्रैजिकली go through multiple abortion as a proxy for contraception। मतलब ये है कि कॉन्ट्रासेप्टिव के ना होने के कारण, टेम्पररी मेथड्स के ना होने के कारण हमारी महिलाएं अबॉर्शन करवा रही हैं, और वो भी अंडर अनसेफ कंडीशंस। उसकी मोर्टेलिटी, अबॉर्शन रिलेटेड मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी इज़ अ नाइटमेयर। जो लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि इफ़ यू आर नॉट विद फैमिली प्लानिंग यू आर नॉट विद अस, हाँ, उन्होंने डिटेल में तो जाके सोचा नहीं कि महिलाओं की ज़रूरत क्या है। हम अगर चाहते हैं जनसंख्या स्थिरता
इज अ गुड ऑब्जेक्टिव एंड हमारी सरकार का वैसे वो ऑब्जेक्टिव था. कभी कभी संजय गांधी के टाइम आ जाता था कोअर्शन वगैरह, बट बाय एंड लार्ज हमारे देश में एक स्टेडी फैमिली प्लानिंग के ऊपर प्रोग्राम्स बने हैं, पर पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं रहा, पैसे का कमिटमेंट नहीं रहा, और ये मिथ्स और मिसकंसेप्शंस. और दूसरा, मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी जनसंख्या स्थिरता में आई वुड से पुरुषों की भागीदारी बहुत गलत रही है, बहुत कम रही है. देखिए 67% हमारी महिलाएं स्टेरिलाइजेशन कराती हैं, पुरुष 0.3%. बताइए. ओके. दूसरा, अगर आप NFHS डेटा ले लें, उसके देखिए, पुरुष कहते हैं ये महिला की जिम्मेदारी है फैमिली प्लानिंग. अच्छा, बच्चे भी वो पैदा करें, स्टेरिलाइजेशन भी वो करें, बच्चों का ध्यान भी वो रखें, आपके माँ बाप का ध्यान भी वो रखें, घर का सारा काम करे, हमारे पुरुष कहाँ हैं? ये सबसे बड़ा मिसिंग फैक्टर किसी ने रेज किया कभी कि पुरुष नसबंदी क्यों नहीं करते? मर्दानगी से जुड़ा हुआ है, समाज बिल्कुल. के टैबू से. आई हैव गिवन अप मर्दान एंड महिलाएं भी, क्योंकि कल्चरल जो सोशल नॉर्म्स होते हैं, महिलाएं वो भी तैयार हो जाती हैं. बनाते पुरुष हैं, प्रैक्टिस महिलाएं हाँ, करती वो हैं. तो वही. तो हमारी महिलाएं कहती हैं गांव में अगर आप पुरुष को तैयार भी कर दो नसबंदी के लिए, महिला कहेगी नहीं वो वीक हो जाएंगे. तो ये वीकनेस इज बट सेक्सुअल प्रावेस, इसका ऑब्सेशन तो है ही हमारे मर्दों में. तो इसलिए आई हैव गिवन अप ऑन इंडियन मेन गेटिंग स्टेरिलाइज्ड. पर मैं चाहती हूँ कि इंडियन मेन पार्टिसिपेट बच्चों की परवरिश में, घर के काम, ताकि एक महिला बच्चों को देखते देखते काम भी नहीं कर पाती. बहुत से इससे जुड़े हुए मुद्दे हैं. और मैं ग्लोबल एक्सपीरियंस है और एविडेंस है कि जो पुरुष घर में भागीदारी करते हैं, डिसीजन मेकिंग में भी अपनी वाइफ के साथ डिसीजन प्लान करो. फैमिली प्लानिंग जो स्लोगन है वो तो फॉलो करो कि प्लान करना है. वो सब महिलाओं पे छोड़ देते हैं. अबॉर्शन जब एक महिला कराती है, वो पुरुष से पूछ के नहीं कराती है. बहुत से समय 40% वुमेन पूछे बिना कराती हैं. आदमी और सास नहीं चाहते महिला अबॉर्शन कराए, पर एक महिला समझती है कि वो बच्चे का ध्यान नहीं रख पाएगी. खैर, ये तो एक बहुत लंबी बहस है. अमेरिका में इस पर वोट पड़ता है बाकायदा, और हिंदुस्तान में अभी बहुत खुलकर इस पर बहस नहीं हो रही है, कभी राजनीतिक मुद्दा बना नहीं है. लेकिन अमेरिका में इस पर जब मैं डिबेट्स पढ़ता हूँ तो लगता है कि ऐसे मुल्क में जो इतना तरक्की कर गया हमारी नज़रों में, दुनिया की नज़रों में, वहाँ भी अभी ये बात सेटल हो नहीं पाई कि महिला को उसका अधिकार मिलना चाहिए कि वो अबॉर्शन करा ले, नहीं मिलना चाहिए, पुरुष उसमें क्या करेगा. और एक्चुअली उसमें पुरुष डिबेट ज़्यादा कर रहे होते हैं. इनफैक्ट पुरुष आर द वंस, मेल्स इन अमेरिका, प्रेसिडेंट्स who have made single-handedly decisions कि अभी गैग रूल होगा, ये होगा. अमेरिका तो बहुत पीछे है अबॉर्शन पे. इंडिया, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इंडिया. वी मेड अबॉर्शन लीगल और हम उस पे स्टिक कर रहे हैं, और हम कोई सवाल नहीं पूछते हैं. जब महिला जाती है चाहे, और उसको ज़रूरत भी नहीं है हस्बैंड की सिग्नेचर परमिशन की, तो ये एक जो महिला को अधिकार मिला है, ये बहुत ही अहम अधिकार. अच्छा, आप ये कह रहे हैं इस मामले में हिंदुस्तान ज़्यादा प्रगतिशील है. बिल्कुल. आपकी बातों से अब तक मुझे समझ में आया कि हम तो ठगे गए. मतलब हम तो नहीं, लेकिन हमसे पहले वाले दशकों में जो पुरुष हुए, महिलाएं हुई, आबादी हुई, तो ठगी गई. उसके सामने तो ये माहौल बनाया गया कि ये तो बहुत खराब कोई चीज़ होने जा रही है. पर इसमें क्या ज़्यादा जिम्मेदारी नेताओं की थी, जिन्होंने इसे ऐसा मुद्दा नहीं बनाया जो आम लोगों की समझ में आता, या नेता भी खुद इसका शिकार हुए कि ये मुद्दा ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स है? हाँ, ये मिक्स्ड सिचुएशन है, ब्लैक एंड वाइट नहीं है. जहाँ तक पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिशियंस ने
हमारी जनसंख्या इन टर्म्स ऑफ नंबर्स को बहुत मिसयूज किया है बाय सेइंग अरे हम एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते क्योंकि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, हम ट्रेन्स नहीं दे सकते, हम हर चीज़ के लिए उन्होंने जनसंख्या को ब्लेम किया। हेल्थ, हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं हैं या डॉक्टर्स नहीं है, जनसंख्या। अरे भैया, इंडिया में सेंसस 100 साल से चल रहा है, इंडिया में NFHS और भी बहुत हमारी सरकार के बढ़िया डेटा हैं, आप उन्हें समझ क्यों नहीं पाए? आपने डेटा क्यों नहीं यूज़ किया फॉर प्लानिंग? डेटा नहीं भी होता, आपको फिर भी प्लानिंग करनी चाहिए थी। ब्लेम गेम, मैं हैरान होती थी, बचपन से मैं देखती थी दूरदर्शन पे हर ब्लेम जनसंख्या पे जा रहा है, और मैं सोचती थी आपने क्या किया मंत्री जी? मेरे जहन में ये सवाल आते थे हर चीज़ के लिए। दूसरा, हमारी पॉपुलेशन में हमें मालूम था, ग्लोबली एंड इंडिया में पॉलिटिशियंस को नहीं मालूम था, बट पॉलिसी मेकर्स, डेमोग्राफर्स को मालूम था। अगर आप महिलाओं की एजुकेशन में इन्वेस्ट करें, सबसे बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज़ एजुकेशन, और इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें एविडेंस है जिसको कोई ही पागल भी क्वेश्चन, बेवकूफ़ भी क्वेश्चन नहीं करेगा। तो आप, वी शुड हैव इन्वेस्टेड इन वुमेन्स एजुकेशन। केरला ने किया, चाइना ने किया, सदर्न इंडियन स्टेट्स ने किया। आप डिफरेंस देख लीजिए, हमने नॉर्थ में वुमेन्स एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं किया। दूसरा, वुमेन्स ऑटोनॉमी। आप सर्विसेज, इवन इफ इंडिया हैड स्पेंट 20% ऑफ इट्स बजट फैमिली प्लानिंग पे, अगर एक महिला को हक नहीं मिलता, उसको फ्रीडम नहीं है टू प्लान हर फैमिली एंड ऑल्सो गो टू द हेल्थ सिस्टम या फैमिली, ये कॉन्ट्रासेप्टिव अबॉर्शन छुप के कर सकती हैं महिलाएं, फैमिली प्लानिंग छुप के नहीं कर सकती। आप महिला से बात करो, अरे आप चुपचाप पिल खा लो, नहीं, सास झोंपड़ी में देख लेगी, मैं कहाँ झोंपड़ी में छुपाऊंगी, छोटे से घर में कहाँ छुपाऊंगी मैं पिल्स या जो भी और कोई साधन हो। सो हमने उनको फ्रीडम नहीं दिया, हमने एम्पावर नहीं किया। हमने तीसरा, हमने जो इंजेक्टेबल्स हैं, लॉन्ग लास्टिंग इंजेक्टेबल्स, एक टीका है, हम उससे इम्प्लांट बुलाते हैं, वो आपकी आर्म में लगेगा, 2 रॉड इम्प्लांट, 1 रॉड इम्प्लांट, 5 साल का है, 3 साल का है, और फिर इंजेक्टेबल्स हैं जो 3 महीने तक इफ़ेक्टिव होते हैं। अब देखिए, पंजाब, बिहार, हर जगह आपको मालूम है कि माइग्रेंट्स आते हैं वापस छठ और दिवाली के टाइम। आप देखेंगे 9 महीने बाद आंकड़े दिखाते हैं कि इतने सारे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन पॉप अप आफ्टर 9 months। वो आते हैं माइग्रेंट्स लेबर, एंड दीज पुअर वुमेन आर अनप्रोटेक्टेड। और एक हमारे मिथ्स, मिसकंसेप्शन एंड स्टूपिडिटीज कि एक जो महिला का हस्बैंड माइग्रेंट है, उसको कोई हेल्थ वर्कर कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं देंगे, क्योंकि शी इज़ एक्सपेक्टेड टू not have contraceptive, and if she does, it is considered कि lose character। तो अब ये जो सब है, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, हर कंट्री में, श्रीलंका, चाइना, दे आर प्रेवलेंट। इंडिया में 30 साल लड़ के हम लोगों ने ये इंट्रोड्यूस कराए थे। अब पूरे देश के लिए 1.4 की आबादी है, हम 2 लाख दे रहे हैं in the whole health system, implants. How foolish is that? हमारी priorities भी सही नहीं है। But one thing I want to say for our bureaucrats, इन्होंने इस डेटा का अध्ययन किया हुआ है और समझे हैं। whole issue of education, family planning की choice, quality, इन्होंने कुछ कोशिश करी है, और पॉलिटिकल रेजिस्टेंस, पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट रेजिस्ट करके सही पॉलिसीज बनाई हैं, इसीलिए हमारी जन स्थिरता हो रही है। अब थोड़ा थोड़ा मैं ब्यूरोक्रेट्स को बहुत क्रेडिट दूंगी, और मीडिया
मीडिया तो सिर्फ सेंसेशनलाइज करता था। आई रिमेम्बर मैंने 6 जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट को अपने ऑफिस इनवाइट किया 15 साल पहले, और बड़ा जनसंख्या की बातें समझते हैं और लिखते हैं फैमिली प्लानिंग के बारे में। एक बहुत बढ़िया महिला जर्नलिस्ट हु आई रियली रिस्पेक्ट टोल्ड मी, अरे फैमिली प्लानिंग इज नॉट सेक्सी। आई सेड सो एंड सो, इट्स ऑल अबाउट सेक्स, करिए खबर। इट इज अबाउट सेक्सुअलिटी सही बात है, जो एंड चाहिए सेक्सुअल इसमें है। बिहेवियर। अब मनमोहन सिंह का भी एक किस्सा बता रही थी। मनमोहन सिंह जी जो इतने बड़े विद्वान थे, हमारे पूरी पॉलिटिकल लैंडस्केप में इतने बड़े विद्वान इन टर्म्स ऑफ हिज एजुकेशन, नॉट जस्ट हिज माइंड। तो मनमोहन सिंह जी बहुत विनम्रता से मेरे पास आके 3 months before he became the prime minister, हम लोग इंडिया हैबिटेट सेंटर की बोर्ड मीटिंग में थे। मैं बोर्ड में थी, वो चेयर थे बोर्ड के। तो मुझे उन्होंने पूछा कि आप जनसंख्या पे काम करती हैं, तो मुझे थोड़ा ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में बताइएगा। तो मैंने कुछ उनको बताया कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं हो रहा और चिंता की बात नहीं है, पर मैंने उनको बताया कि पॉपुलेशन मोमेंटम होगा। मोमेंटम है, इसका मतलब हमारी जनसंख्या बढ़ती जाएगी। इवन अगर हम कानून लाएं, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज जो भी हम कर लें, अगर हमारी इतनी उस समय आई थिंक 3 मिलियन के करीब, 300 मिलियन के करीब हमारी यंग पॉपुलेशन थी, जो या तो रिप्रोडक्टिव स्टेज में थी या आने वाली। तो बोले ये क्या आप बोल रही हैं, आप ऐसा करिए, ये पॉपुलेशन मोमेंटम के ऊपर एक नोट लिख के मुझे भेज दीजिए। अब ऐसे बुद्धिजीवी जिनको इंटरेस्ट है इशू में, मैंने तो नहीं जाके एडवोकेसी करनी शुरू करी थी उनके सामने, वो खुद समझना चाहते थे। अगर वो नहीं समझ पाए तो लेट्स बी काइंड टू आवर अदर पॉलिटिशियंस जो बहुत कम पढ़े लिखे बहुत से उसमें हैं, एंड सिटीजन्स को तो और भी मुश्किल है। तो ये एक मुद्दा है जिसमें मिथ्स, मिसकंसेप्शन और जैसे हम डेटा प्रेजेंट भी करते हैं, शायद सही तरीके से आंकड़े हम नहीं करते। तो मनमोहन सिंह जी को भी मुश्किल हो गई थी ऐसे आदमी को। तो हमें इससे, मुझे लेसन ये था, मैं ये उदाहरण इसलिए ले रही हूँ कि अगर मनमोहन सिंह जी नहीं को दिक्कत हुई ये समझने में, तो बाकी सबको हमें बहुत कोशिश करनी चाहिए ठीक से समझाने। पर आमतौर पे जब आप पब्लिक में निकलते हैं तो उनकी समझ में आता है कि वो अपने घर से उदाहरण लेते हैं कि देखिए, अगर 2 बच्चे हैं तो संसाधनों का बंटवारा 2 में होगा, 4 हैं तो भाई 4 में होगा, 5वें 6ठे में तो संसाधन कम पड़ने लगेंगे, और ज़्यादा हो गए या उससे ज़्यादा हो गए तो संसाधन बचेंगे नहीं। तो आमतौर पर जो लोगों की समझ है, जिस तरह सरकारों ने समझाने की कोशिश भी की है, वो यही है कि हमारे पास इतने असासे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है कि आप आबादी बढ़ाते जाना और यहाँ नौकरियाँ भी मिलती रहेंगी, आपको सुविधाएं भी मिलती रहेंगी और आप मज़े में भी रह लोगे। ये नहीं होने वाला है। उससे पब्लिक आतंकित हुई है, और इसलिए लगता है कि हम तो समझ तो रहे हैं कि आबादी का विस्फोट हो रहा है और ये खतरनाक है। आप लोग जो हैं, जो चिंतक हैं, विचारक हैं, इस पर काम करते हैं, आप मुझे समझाइए, आम आदमी का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं वहीं से हूं, कि भाई आप मुझे समझाएं कि परेशान मत हो, ये ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम्हें आज तक समझाया गया, सरल भाषा में। तो देखिए, ये कहा गया था, बट आप ज़्यादा बच्चे करेंगे तो बंटवारे में, स्पेशली जो 1 एकड़ 2 एकड़ जिनके पास कम है, बट गरीब। ऐसे मैं अभी टोक के आपको बता रहा हूँ, एक ऐड आता था, जितना मुझे भी याद आ रहा है, जिसमें घर में एक बाप आता है और आंगन में एक चारपाई रखी है, खाट है, और नई खाट बनी है, तो वो अपने सब बच्चों को आवाज़ लगाता है, और सारे बच्चे चारों दिशाओं से आ रहे हैं और सब उस खाट पे बैठ रहे हैं, बैठते गए और वो खाट टूट गई। तो ये जो बंटवारे की बात है, देखिए, एक तो लड़कियों को तो आप देते ही नहीं है प्रॉपर्टी और ये सब, ठीक है, जो लड़के हुए उन्हीं को देते हैं, राइट। तो इसमें ये किसी ने नहीं सोचा महिलाओं के बारे में, बट हैविंग, वो तो मुझे बोलना ही था जब आप बात कर रहे हैं।
देखिए, लोगों ने बंटवारे की इतनी चिंता नहीं करी थी कि लोगों को हमेशा हमारी संस्कृति में था कि जो अपने बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं, अच्छी तालीम दे, अच्छी एजुकेशन दे, आगे जाके जो हमारे बच्चे हैं आगे जाए। ये कोई माँ बाप नहीं है, गरीब हो सही बात है, अमीर हो, सब चाहेंगे। सब चाहेंगे। लोगों ने कम बच्चे पैदा करने तब किए जब स्कूल एजुकेशन इतना मुश्किल, एडमिशन एंड महंगाई। ओके, आपकी जागरूकता नहीं आई, बल्कि मजबूरी में कम किए। मजबूरी में लोगों ने किया, एब्सोल्युटली। दूसरा, हेल्थ, कितनी महंगाई हो गई है। बाकी तीसरा, द पॉजिटिव एस्पेक्ट कि चाइल्ड मोर्टेलिटी कम हुआ। अगर आप 6 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 3 मर जाएंगे, तो आप 6 करेंगे, आप कितने भी गरीब हों। बंटवारा की किसी के दिमाग में नहीं है, वो सोच रहे हैं मेरा बच्चा जिंदा रहेगा कि नहीं। तो जब हेल्थ इम्प्रूव हुई और ये वैक्सीनेशंस जो शुरू हुए, इनॉक्यूलेशन, ये सब, तो हमारी चाइल्ड मोर्टेलिटी कम हुई उससे। सही। चौथा, हर चीज़ महंगी हुई, हर चीज़ महंगी हुई, और स्पेशली खाने का सामान। एक गरीब परिवार या गरीब से ऊपर भी, गरीबी के ऊपर जो कभी गरीबी में आता है, कभी उस साइड जाता है, मध्यम कभी वर्ग हो इस जाता है। बिल्कुल। जी, जी। ये सब परिवार दे स्पेंड 85 to 90% जो उनका एक्सपेंडिचर होता है वो फूड बास्केट में जाता है। अब चीज़ें, हमारे जैसे लोग जिनको कोई कंप्लेन का कारण नहीं है, हम भी हैरान हो जाते हैं। अरे तेल, दाल, हर चीज़, एप्पल 400 रुपए किलो। तो हम लोग को अगर धक्का लगता है, जबकि हमारे पास है पैसे खरीदने के लिए, खरीद कौन रहा है? हम और आप ही तो खरीद तो नहीं है। बिल्कुल। और गरीब की सोचो, आज की स्थिति में लोग 6 बच्चे, 5 बच्चे, 4 बच्चे को नहीं खिला पिला सकते। बट सबसे बड़ा बदलाव मैं आपको बताऊं किससे आया है। ये जो कम्युनिकेशन और एक्सेस टू मीडिया थ्रू एंड इंटरनेट, ये इसका जो एक्सपोजर हुआ गांव-गांव में, लोगों ने देखा, अरे ये जो बेटर हाफ पॉपुलेशन है, जो पैसे भी कमा रहे हैं, their लाइफ इज गुड, मच बेटर, ये तो 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं। अब वो देख रहे हैं 1 बच्चा कर रहे हैं, तो 1 बच्चा भी नहीं कर रहे कुछ लोग। तो उन्होंने देख लिया है हाउ द बेटर हाफ लिव्स। अच्छा। और पूरा मैं बहुत क्रेडिट देना चाहती हूँ जो एक्सपोजर थ्रू बोथ इंटरनेट एंड मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया ऑल्सो, आप सब लोगों की इसमें हम क्रेडिट दे सकते हैं। लोगों का जो एक्सपोजर हुआ, उससे उनकी एस्पिरेशंस बदली। ओके, देखा देखी हुआ। ओके, और फाइनली वन रीजन फर्टिलिटी इज डिक्लाइनिंग इज आज की यंग लड़की और यंग महिला, उनकी एस्पिरेशंस बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। इतनी तेज़ी से बदल रही हैं कि हमारे पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, माँ बाप, वी एज पेरेंट्स, हम सब समझ नहीं पाए। थोड़ा बहुत उन्होंने हमें ट्रेलर दिखा दिया है जंतर मंतर में। समझ जाइए, लोग बी रेडी फॉर अ वेरी डिफरेंट एस्पिरेशनल वुमन, नॉट जस्ट मैन। इनफैक्ट महिलाओं की आज आंख बहुत खुली है और उनकी जो एस्पिरेशंस हैं वो पुरुषों से भी ज़्यादा हैं। तो मैं बोलना चाहूँगी, खबरदार, सब लोग समझना शुरू कर दीजिए और अपनी पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स और अपने एटीट्यूड्स उनकी नज़र से थोड़ा समझ के बनाइए। इस पे तो मैं खैर एग्री करता हूँ कि एक बहुत डिस्कनेक्ट रहा है लंबे वक्त तक पॉलिसी मेकर्स में और उन लोगों में जिनके लिए पॉलिसी उनको बनानी थी। जी, बात ठीक है, जंतर मंतर पूरी तरह तो नहीं, लेकिन हाँ, ये एक इशारा तो है। मैंने तो ट्रेलर बोला। हाँ, एग्जैक्टली, कि भाई हमें भी देख लो, आखिर में तो आपको हमारे लिए ही काम करना है। जी। पर अभी भी मैं ये नहीं समझ पाया कि आप ये कैसे समझाएंगी
कि रिसोर्सेज का और बढ़ती आबादी का आपस में कोई ऐसा खास खतरनाक ढंग का संबंध नहीं है कि रिसोर्सेज कम हो जाएंगे एक दिन। ऐसा होगा? नहीं होगा। कोई खतरनाक थी तो प्रूव हो गया है कि सबके लिए है, खाने के लिए सबके लिए है, अगर आप प्लान करें। एजुकेशन, जॉब्स, ट्रेनिंग, और अगर आप ना भी कर रहे हैं, जैसे बिहार में, यूपी में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, कितनी इश्यूज हैं, आप भेजिए ना वहाँ से। तमिलनाडु, आप तमिलनाडु में, आंध्र में, जहाँ हल्ला मचा रहे हैं कि एजिंग पॉपुलेशन, हमारे बच्चे नहीं होंगे, हम 30,000 देंगे बच्चे के लिए। आंध्र प्रदेश में पैदा 30,000 तो 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा। और आज खबर आई है, विच आई वेलकम, एनी इन्वेस्टमेंट इन वुमेन आई वेलकम। तमिलनाडु में आज खबर आई है कि वो 365 डेज मैटरनिटी लीव देंगे। अरे ज़रूर देना चाहिए, पर अगर आप समझ रहे हैं कि महिलाएं एक स्विच ऑन जो उन्होंने ऑफ किया हुआ है वो ऑन अपने पेट में कर लेंगी, अपने वूम में, आपको थोड़ी गलत फहमी है। और आप इस खुश फहमी में एक आध कुछ साल निकाल देंगे, पर मेरी बात याद रखिए। सो देयरफॉर द पॉइंट आई एम मेकिंग इज देयर इज इनफ रिसोर्सेज for if we do proper planning and there are opportunities। अब जापान भी, अब कंट्रीज ले लीजिए जहाँ दे आर वरीड अबाउट पॉपुलेशन कोलैप्स। अरे इंडिया में हमने 7 लीडिंग कंपनीज इन अमेरिका हमने भेजे हैं ना, उनके हेड्स इंडियन ओरिजिन के हैं। आप उनके IBM में चले जाइए तो 40% इंडिया के वो हैं इंजीनियर्स। बट इट इज़ इंडिया के लिए कंसर्न है कि ब्रेन ड्रेन प्लस हम उनमें इन्वेस्ट करते हैं उनके एजुकेशन में। तो मैं चाहती हूँ कि हम सोचें, हम ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं, हम जापान के साथ एग्रीमेंट करें कि आपको 20 लाख डॉक्टर्स चाहिए, आपको 20 लाख IT प्रोफेशनल्स चाहिए, दीजिए उनकी ट्यूशन, invest in them. And actually Japan is investing in India very quietly। इंडिया, नेपाल से इतने स्टूडेंट्स जापान पढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, तो आप अपने देश में उनको बुलाइए, पढ़ाइए और फिर काम करवाइए। इंडिया कैन बी अ नेट सप्लायर। इंडिया के बाद अफ्रीका है कि वर्ल्ड में कोई ऐसी स्थिति नहीं पहुंचने वाली कि पॉपुलेशन इतना गिर जाएगा कि क्राइसिस हो जाएगा। वी आर मूविंग फ्रॉम वन फियर टू द सेकेंड फियर। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अभी पॉपुलेशन कोलैप्स हो जाएगा। इट्स मूविंग विदाउट डूइंग एनी एनालिसिस या सोच समझ के हमने कहाँ पहले गलतियाँ करी हैं। इस बार तो हम सुधर जाएं ठीक से। चाइना से हम सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं? जो नहीं करना है। क्या? चाइना ने सडनली 1 चाइल्ड पॉलिसी लाई। ओके, एक तो इंडिया को समझना होगा 1 चाइल्ड पॉलिसी वर्क। हमने स्टडी किया है इन चाइना क्योंकि देयर वर इनफ वुमेन एजुकेटेड बिफोर 1 चाइल्ड पॉलिसी। उन्होंने लिटरेसी में, पढ़ाई में और हेल्थ में बहुत इन्वेस्टमेंट किया था। उनके बच्चे, उनका सर्वाइवल रेट ऑफ चिल्ड्रन is way ahead। So a woman or a family सोचती है कि हाँ, मैं एक बच्चा कर सकती हूँ, सिर्फ एक बच्चा, क्योंकि वो मरेगा नहीं किसी बीमारी से या लैक ऑफ हेल्थ केयर से। उसके लिए पढ़ाई का भी साधन है। तो it was successful from the point of view of government's 1 child policy, but it was a flawed रॉन्ग पॉलिसी, गलत पॉलिसी थी। और अब वो सफ़र कर रहे हैं। एक तो अनलाइक इंडिया जहाँ कोएशन नहीं हुआ था, चाइना सडनली रीच्ड अ स्टेज ऑफ डिक्लाइनिंग रेट्स। सी, देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस एंड इट हैज़ टू बी अ व्हाट इज कॉल्ड सेक्युलर या नॉर्मल डिक्लाइन। ये सडन डिक्लाइन हो गया। अब उनका पैनिक है बिकॉज उनका डिपेंडेंसी रेशियो में बहुत, एक तो सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि देर आर फ्यू यंग पीपल टू टेक केयर ऑफ एल्डरली पेरेंट्स। दूसरा सेक्स रेशियो
जब आप कहते हैं एक ही बच्चा करो, अरे नॉट जस्ट इंडिया, इन चाइना सन प्रेफरेंस इज एज मच। तो उनका सेक्स रेशियो बहुत इस गड़बड़ पर हो भी गया। फर्क पड़ता है जी फिर, जी जी। क्योंकि अब एक ही बच्चा कर रहे हो आप। हाँ, तो लोग फीमेल अबॉर्शन, उनका अबॉर्शन रेट it hit the sky because people were aborting female fetuses, and वहाँ भी abortion तो as a policy कि बच्चे लोग abortion कराएं तो बच्चे, it's a family planning policy approach. Nobody writes it, कोई लिखित में नहीं आपको बताएगा, बट बिहेवियर में और जैसे वो इम्प्लीमेंट हो रहा, तो उनका सेक्स रेशियो इतना एडवर्स हो गया कि देयर वर नो वुमेन टू मैरी बॉयज। इतना असमानता आ गई थी। बिल्कुल, जैसे हरियाणा में अब हाँ। हुआ, उन लोग भी ब्राइड्स खरीद रहे थे, उन लोग भी मतलब they had a worse situation। और मैं ये पिछले 30 साल से कह रही, 30 साल पहले से कह रही हूँ कि हम लोग को 2 child पॉलिसी, 2 child नॉर्म, कंट्रोलिंग फैमिलीज, चाइना जैसा हाल होगा। बिकॉज इंडिया में भी अगर आपकी एक बेटी टॉलरेट कर लेते हैं लोग, फर्स्ट, सेकंड दे वांट अ बॉय, बट नॉट एवरीबडी। बहुत से लोग फर्स्ट डॉटर को भी नहीं चाहते, क्योंकि एक बात जो हमारे पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और हम सबको मालूम होनी चाहिए, चाइना हैज सन प्रेफरेंस, इंडिया हैज सन प्रेफरेंस, बट अनलाइक चाइना हमारे पास डॉटर अवर्जन है। एक तो बंटवारा इज नॉट द रीजन, इट्स बिकॉज वो दहेज लेके जाएगी, पराई वो है। पर मैम वो उसी का रूप तो है कि आप प्रॉपर्टी में देना नहीं चाहते तो इसे दहेज में दे के ठीक कर लो, बाद में जो वो लेन देन होते हैं बाद तक भी चलते हैं। तो डाउरी का प्रॉब्लम, हाँ वो है, जो इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रोटेस्ट, डाउरी हैज बिकम साइलेंट बट इज बीइंग प्रैक्टिस्ड विद इम्प्यूनिटी। ठीक है, तो therefore we have a daughter aversion plus safety issue. बिल्कुल, every man knows my daughter is at risk. बिल्कुल, we can't trust our men know that better than women. तो वो डॉटर को प्रोटेक्ट करते करते उसकी जल्दी से शादी कर देते हैं। कि पता नहीं अब इसका कब तक ध्यान रखें। यस, तो लड़की ना हो तो अच्छा, और अगर हो गई तो अब किसी और के मत्थे मारो, वो जिम्मेदारी है। पराई। ओके, सो देयरफॉर चाइना से हमें सीखना चाहिए था बहुत पहले, और अभी भी हमें सीख सकते हैं कि क्या नहीं करना। और अभी एक और चीज़ हम चाइना से सीख सकते हैं, क्या नहीं करना। चाइना भी कोरिया और जापान जैसे बहुत कोशिश कर रहा है, इंसेंटिव्स टू वुमेन टू हैव 3 चिल्ड्रन। अरे उन्होंने ना स्पर्म बैंक्स बना दिए हैं, क्योंकि वुमेन आर हैविंग चिल्ड्रन लेटर और नॉट हैविंग चिल्ड्रन, तो फ्री स्पर्म बैंक्स, IVS से बच्चा पैदा करना, ये सब सुविधाएं दे रहे हैं। हाँ, बट आई वांट टू से टू चाइना, टू लेट। अरे पूरी आबादी को आपने एक दिशा में धकेला, अब आप उसे फिर खींच के दूसरी में धकोल। लोग है ना वो। यू कैन मेक फीमेल फर्टिलिटी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। यस, यू कैन नॉट। इट्स अबाउट वुमेन्स वूम्स एंड इट्स अबाउट फैमिली के डिसीजंस। और एक महिला की हेल्थ की स्थिति क्या है, इकोनॉमिक स्थिति क्या है, घर रहने को नहीं है। आजकल अमीर बच्चे पैदा नहीं कर रहे, क्योंकि वो कहते हैं हमारे पास अरे घर नहीं है, हमारे पास स्कूल, एक शहर में टू गेट अ चाइल्ड इनटू स्कूल्स इज सो डिफिकल्ट। प्राइवेट स्कूल तो बिल्कुल ही, अच्छे स्कूल्स में बड़ी दिक्कत है, फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता। तो लोग बच्चे इसलिए पैदा नहीं कर रहे, और लोग समझते हैं कि ये फ्लिप हो सकता है। पीपल आर नॉट गोइंग बाय गवर्नमेंट डिक्टेट्स एंड पॉलिसी, ओके, एंड दे विल नॉट। तो क्या मैंने अब तक जो आपको सुना, मैंने क्या ठीक समझा? 2 एक बातें। पहली, आप ये भी कह रही हैं कि सरकारें बहुत ज़्यादा घरों में घुस रही हैं, उन्हें वो नहीं करना चाहिए। दूसरा, आप ये कह रही हैं कि सरकारों का काम ये नहीं है कि आप लोगों को बताने लगे हैं कि 2 बच्चे करो, 1 करो या 3 करो या मत करो, बल्कि आपका काम ये है कि जो आप
आपके देश की जनसंख्या है उसके हिसाब से मौके दें आप लोगों को, चाहे नौकरी के हों, चाहे आप अस्पताल खोलें, उनकी सेहत पर खर्च करें, तो आप उसकी चिंता करो। ये मत कहो कि आप बच्चे ही पैदा करना बंद कर दो या कम हो गए तो बढ़ा दो। और इनफैक्ट आपसे बात करते हुए मुझे याद आया, मैं कोई कंपैरिजन तो नहीं कर रहा, लेकिन जब हम जर्मनी को पढ़ते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास का हिटलर का दौर, तो उसमें उसका बड़ा जोर है आबादी पर। और वो पढ़ते हुए आपको बड़ा गुस्सा आता है कि हिटलर ऐसा कैसे कर सकता है कि वो अपनी महिलाओं को बताए कितने बच्चे करो, और आर्यन रेस है, तुम सिर्फ बच्चे पैदा करो, ये करो। तो एक्चुअली तो बहुत सारी गवर्नमेंट्स फिर जाने अनजाने में उसी रास्ते पर हैं। बिल्कुल। अभी तो राइट विंग आप देखिए काफी हवा फैल रही है ग्लोबली। आप देखिए पुतिन ने क्या बोला, मैं आई एम मोस्ट वर्स्ट political statement that has been made was by Putin about 2 years ago. जब उनका पार्लियामेंट शुरू हुआ पहले दिन उन्होंने ये कहा कि हमारा देश एक संकट से गुजर रहा है। उन्होंने इंग्लिश में अपनी रशियन में बोला, मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ। हमारा देश एक संकट से गुजर रहा है, हमारा पॉपुलेशन कोलैप्स हो रही है, हम चाहते हैं हमारी महिलाएं, रशियन महिलाओं को चाहिए कि अपनी नौकरियां छोड़ के घर बैठे और कम से कम 8 बच्चे पैदा करें। और आगे सुनिए, सॉल्ट ऑन वूंड्स, एक तो आपने महिला को बोला कि नौकरी छोड़ के घर में बैठ 8 बच्चे कर, उसके बाद कहा कि हमारा इतनी जल्दी पॉपुलेशन कोलैप्स हो रहा है क्योंकि एक तो बच्चे कम हो रहे हैं, दूसरा हमारे सोल्जर्स मर रहे हैं यूक्रेन में। अरे भैया पूछ के क्या था, पूछ के क्या था, और दूसरा वॉर रोको। हाँ, दैट इज इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली फॉर योर कंट्री। और आप कह रहे हैं महिलाएं नौकरी छोड़ के घर में बैठे और आप वॉर पे जा रहे हो और अपनी यंग पीपल को कुर्बान कर रहे हो। मतलब इससे ज़्यादा इर्रेशनल मुझे कुछ बयान नहीं लगा। एंड आई होप नो लीडर इन द वर्ल्ड सेज दिस। इनफैक्ट यूएन की मीटिंग में जहां हमें आपको बताना पड़ता आप क्या बोलेंगी, मैं एक मीटिंग में थी, मैंने बताया था मैं क्या बोलूँगी, पर जब मैंने रशियन रिप्रेजेंटेटिव को सुना तो मुझे इतना गुस्सा आ गया। आई फ्लाउटेड द यूएन रूल्स। आई सेड मेरा नोट है, वेबसाइट पे भी है, जो मैंने बोलना था मैं कुछ और बोलना चाहती हूँ, और मैंने इस पे छाती ठोक के बोला। एंड डू यू नो, क्लैपिंग नहीं होती है आफ्टर समबडी इंटरवीन्स। लोग भूल गए। Many countries got up and clapped. My idea wasn't to get a clap, पर मुझे इतना क्रोध, अभी भी आप देख सकते हैं मुझे कितना। And as a woman, I'll tell you, I felt humiliated कि महिलाओं को ऐसे कहा जा रहा है। तो आपको गुस्सा इस पर भी आता होगा जब आप हमारी ही सोसाइटी में एक तरह का कंपटीशन देखती होंगी। अब जो हिंदू और मुसलमान में हम और ज़्यादा बढ़ते गए हैं, तो कभी इधर से बयान कभी उधर से बयान कि हमारी महिलाओं को 4 बच्चे करने चाहिए। कोई कह रहा है 1 बच्चा संगठन को दे दो, कोई कह रहा है 1 बच्चा मजहब को दे दो। तो अगर हिंदू मुसलमान हटा के या आइडेंटिटी हटा के एक सिर्फ महिला से बात करें, तो ये कितना ख़राब लगता है सुनने में कि आप एक महिला को बस एक फैक्ट्री समझ रहे हो जो आपको लड़ने के लिए या संघर्ष के लिए या काउंटिंग के लिए बस ज़्यादा सर दे दें। ये दर्शाता है कि हमारी महिला के लिए इज्जत नहीं है। हमारी सिर्फ इज्जत की बात नहीं है, हम झूठ बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मुस्लिम आबादी इतनी बढ़ रही है कि हिंदू महिलाओं को ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। और आप देखिए बहुत से चैनल्स में भी आता है, और बहुत से जिनको हम कहते हैं मैं कहती हूँ जाहिल लोग, जो बोलते हैं कि मुस्लिम पॉपुलेशन हिंदुओं से ज़्यादा हो जाएगी। ये झूठ जो बोला जाता है। हमारी गवर्नमेंट के खुद के आंकड़े जो हैं,
चाहे आप सेंसस में देख लीजिए या एनएफएचएस, सबसे ज़्यादा दर जो पिछले 2 सेंसस में कम हुआ है वो मुस्लिम्स का हुआ है. दे स्टिल हैव मोर चिल्ड्रन, बट बहुत कम हो रहा है, एंड देयर आर रीजंस फॉर इट. और हम गलत लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं. ये जो झूठ की राजनीति है, उसने सिर्फ एक महिला का अपमान और उसको ह्यूमिलिएट किया है, पर एक पूरी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है, जिससे ज़रूर मैं मानती हूँ कुछ लोगों में इनसिक्योरिटी आई है. मेरे घर में मेरा को मुझे बोलता है, आप सारा टाइम जनसंख्या पे बोलती है, मैं आपको टीवी में देखता हूँ, आपने कभी नहीं बताया कि मुस्लिम्स 50% से ज़्यादा हो जाएंगे और फिर मुगल राज आएगा, फिर वो हमें मारेंगे. अब मेरे घर में अगर ये हो रहा है तो बाकी भी हमारे, मैं अपने कुक से बहुत बातें करती हूँ जनसंख्या के बारे में ही, पर वो उसने जो टीवी में सुना, मेरी गलती थी कि मैंने किचन में टीवी लगा दिया. ये सब जो झूठी बातें हैं वो उसके पास पहुंच गई. बट टू मूव अवे फ्रॉम दैट, आई वांट टू से कि जितना मिस इन्फॉर्मेशन में एनर्जी लगाई है हमारे देश में कुछ लोगों ने, और मीडिया ने भी इसको एक्सेप्ट करके झूठ परोसा है, इससे इट द बैड न्यूज़ इज दैट उन्होंने झूठ बोला है और गलत अफवाहें और हमारी कंट्री में टू क्रिएट टेंशन्स किया है. बट द गुड न्यूज़ फॉर देम इज़ कि आप जब झूठ भी इतना बड़ा बोलते हैं, लोग आपकी बात सुन रहे हैं, तो इसलिए हमें कुछ करना होगा. और जो यंग पीपल है हमारे देश में, वो ये जो उनको झूठ परोसा जब जाएगा, वो रिवोल्ट करेंगे. हमारे जैसे लोग, यू वोंट बिलीव, 2 डॉक्टर्स कपल टोल्ड मी वंस, हमने आपको टीवी में देखा था, आप गलत आंकड़े दे रही थी. इंडिया की पॉपुलेशन 50% मुस्लिम नहीं है. तो ये सिर्फ माय पुअर, आई डोंट वांट टू ब्लेम माय पुअर कुक, पढ़े लिखे लोग. तो ये जो इसका काउंटर करना सिर्फ मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है. मुझे इसमें बहुत दुख होता है और गुस्सा भी आता है, पर ज़्यादा दुख होता है. ज़रा दुर्भाग्य की बात यह है कि संसद में बैठी महिला सांसद या विधानसभाओं विधान परिषदों में बैठे जो बैठी महिला सदस्य हैं, उनके मुंह से भी मैंने कभी बहुत ज़्यादा इस मुद्दे पर आप सही कर कुछ सुना नहीं है. अच्छा, मैं इस पॉडकास्ट में थोड़ा आगे बढ़ के बात करूंगा. जो लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न है कि भाई आंकड़े तो बहुत सारे आते हैं, है ना, चारों तरफ सुनते हैं, और आंकड़े कई बार छलते भी हैं, आंखें खोलते भी हैं. कौन सा आंकड़ा आबादी के लिहाज से आप कहेंगी कि भाइयों बहनों, अगर तुम्हें कभी कोई कन्फ्यूज़न हो तो इस आंकड़े को देख लेना, ये ठीक होता है आबादी के मामले में? एक तो आप देखिए, हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, किसका दर सबसे कम हो रहा है, ये हमारे देश में ज़रूरत है. बट सब लोगों के लिए ये ज़रूर देखना ज़रूरी है कि एक महिला जो जिसकी एजुकेशन 12 क्लास की है, वो 2 या 2 से कम बच्चे पैदा करे उसके होंगे, और जो महिला कम पढ़ी है उसका कोई कंट्रोल नहीं है कितने बच्चे वो पैदा करेंगी. और एजुकेशन ना हो तो एक लड़की जो स्कूल में नहीं रहती उसको निकाल लेते हैं, उसकी जल्द से जल्द शादी होगी, और वो जल्द से जल्द उसके पास प्रेशर होगा, चाहे वो 14 साल की हो चाहे 15 साल की हो, उस पे प्रेशर होगा बच्चा पैदा करने का. और जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, मैं कितने लोगों से मिलती हूँ जो मुझे कहते हैं, अरे आपने कहा कि अभी भी देश में 4 में 1 लड़की 18 साल की कम उम्र और 5 में 1 लड़की 13 साल की कम उम्र में उसकी शादी होती है. This destroys a girl's future. It's not just about how many children you have and when you have children.
और एक लड़की जो 18 साल से कम में पैदा बच्चा करती है या 15 साल से 50% हायर चांस ऑफ डाइंग बच्चे को भी। और जिस देश में दूसरा आंकड़ा उसी से मैं रिलेट करना चाहती हूँ, जिस देश में 60% विमेन और जो मेजॉरिटी हैं वो गरीब और मिडिल क्लास की हैं लड़कियां, 60% अनीमिक हैं। तो जो बच्चा पैदा होगा अनीमिक माँ का, वो अंडर नरिश्ड, अंडर दिस थिंग, और इस बच्चे का 50% ज़्यादा चांस है नॉट जस्ट टू डाई, अगर वो बच्चा ज़िंदा रहता है और बड़ा हो जाता है या हो जाती है, हार्ट अटैक, मैनी अदर इकोनॉमिक कॉस्ट टू द कंट्री एंड द हेल्थ बर्डन, उसके बारे में तो सोच लीजिए। ये सब कनेक्टेड है। एक महिला की लाइफ सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं है, और उससे जुड़ी उसकी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी, समस्या। एक महिला तो, अगर आप नारी शक्ति, महिला शक्ति की अगर आप बात करते हो, इसके समझे बिना बात नहीं चलेगी। आंकड़ा, प्रामाणिक आंकड़ा कौन सा है जो मैंने आपसे पूछा? प्रमाणिक मतलब What is the ऐसा आंकड़ा जिस पर विश्वास किया जा सके आपके हिसाब से, क्योंकि आंकड़े तो बहुत सारे आते हैं ना आबादी के। हाँ, तो इंडियन पॉपुलेशन हमारी, हमने वो करी है प्रोजेक्शन 1951 तक। इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती ही जाएगी। 1951 में हम 1.6 होंगे, अभी हम 1.4 हैं। 2051 सॉरी 2050, हाँ 20, मैं कभी कभी पीछे चली जाती हूँ। ठीक है। 2051 में हमारी पॉपुलेशन 1.6 होगी। 2100 में हमारी रिवर्स शुरू होगा। 2100 तब तक हम कितना कुछ कर सकते हैं टू मैनेज एंड प्लान फॉर दैट पॉपुलेशन। हमारे पास समय है। दूसरा आंकड़ा, हमारे पास यंग पॉपुलेशन 360 मिलियन लोग हैं। ओके, हमें उनको एजुकेट करना है, स्किल करना है, हमें उनको उनकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, उनकी वेल बीइंग का सोचना चाहिए। अभी भी समय है। डेमोग्राफिक डिविडेंड की विंडो अभी भी ओपन है पूरे देश में। ज़्यादा यूपी बिहार में है, यहाँ कम है। कुछ करिए। जब आप डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करती हैं, ये भी अपने आप में एक ऐसी टर्म है जिसको लोग नहीं समझते। मुझे मुझे इसको सरल में कहूँ तो, जहाँ यंग एज पॉपुलेशन नंबर ज़्यादा होते हैं और वो इकोनॉमी में जाके इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको पास स्किल्स हों, जॉब्स हों, तो वो इकोनॉमिक बेनिफिट कंट्री को मिलता है, तो उसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। यंग पॉपुलेशन, लार्ज यंग पॉपुलेशन आपको एक डिविडेंड दे रही है। और ये जो है, इसकी जो विंडो है, ये नहीं कि हमारे पास 360 मिलियन यंग लोग हैं, बहुत देर से हम बोल रहे हैं इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। नहीं, देयर इज अ कंडीशन। एक तो एक विंडो, मीनिंग समय, सीमित समय है। दूसरा, अपने आप नहीं होगा। आप उनकी अच्छी एजुकेशन, अच्छी परवरिश और स्किलिंग करें, और आप अपनी इकोनॉमी में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, तो ये डिविडेंड, मतलब जो फायदा है वो 10 गुना होगा। सही बात है, तब मिलेगा आपको, तब मिलेगा। मैं शायद अपनी बात समझा नहीं पाया था उस वक्त। मैं ये पूछ रहा था, ये बात तो मैंने समझी। मैं पूछ रहा हूँ कि पत्रकार हैं, लोग हैं, अगर उन्हें कहीं आबादी का आंकड़ा या इसमें कितने लोगों की आबादी बढ़ रही है, कम हो रही है, समझना जानना हो, तो वो कहाँ जाएं? उनका रेफरेंस क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? एक तो आपकी वेबसाइट होगी, थोड़ा वो बताइएगा। हाँ, हमारी और कुछ हमने एक वेबसाइट में माइक्रो साइट डेवलप करी है, जिसमें ऑल पॉपुलेशन रिलेटेड, उल्टा जेंडर और वायलेंस भी हमने उसमें इंक्लूड कर लिया है। वेबसाइट का वो बताइए थोड़ा। वेबसाइट www. आगे पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। यस। एंड उसके एक तो वो है, और सिर्फ वेबसाइट नहीं, कोई भी जर्नलिस्ट इंडिया में हो या किसी कोने में
वर्ल्ड के हो, जब वो हमारे पास एक सवाल लेके आते हैं तो हम 10 गुना उनको आंसर देते हैं, उनके लिए डेटा एनालाइज करते हैं, और डेटा उनके पास नहीं है तो डेटा देते हैं। पर सैडली हमारे पास इंटरनेशनल बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स आते हैं ये समझने के लिए, पर इंडिया में कम ही आते हैं। बट मैं ये नहीं कह रही क्योंकि आज मैं इंडिया टुडे में बैठी हूँ, पर आपके बहुत से लोग ने समय दिया है समझने में। और एक तो आई रिमेंबर आई वाज टेकिंग अ फ्लाइट, तो मैं एयरपोर्ट पे 2 घंटे बैठी थी। आई ऑलमोस्ट मिस्ड माय फ्लाइट बिकॉज अ वेरी सीनियर एडिटर वाज अंडरस्टैंडिंग जब इंडिया क्रॉस चाइना एज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, वो मेरा प्लेन मिस होने वाला था। तो कुछ चैनल्स हैं, कुछ पत्रकार भी हैं, बट बहुत कम इंडिया में। पर ग्लोबली मैं देखती हूँ कि हमारा आधे से ज़्यादा समय बहुत सी ग्लोबल जो समझ रहे हैं कि ग्लोबली देखिए, लोग कहते हैं कि पॉपुलेशन डायनामिक्स को नहीं आगे लाते, कहते हैं कि climate change and AI will shape हमारा फ्यूचर। बट बहुत से लोग अब समझ रहे हैं और हम उनकी बहुत हेल्प कर रहे हैं इस समझने में कि चेंजिंग पॉपुलेशन डायनामिक्स, बिकॉज इसमें कितने मुद्दे हैं। इसमें माइग्रेशन का मुद्दा है, इमिग्रेशन का मुद्दा है, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ का मुद्दा है, इसमें देखिए ग्लोबली कैपिटल फ्लाई कर सकता है, बट पीपल ने कांट फ्लाई ओवर। बट टू गो बैक टू योर क्वेश्चन, एक हमारी साइट है, दूसरा सेंसस डेटा जी, और उससे के अलावा NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डेटा हर 5 साल निकलता है, सो यू गेट चेंजिंग डेटा। और ये जो डेटा है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन स्टडीज, प्लीज डोंट थिंक इट्स एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, इट्स एन इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री institution set up by them. Okay, and they have produced excellent data in the last 25 years, जिनकी बहुत इज्जत है globally. It's a globally accepted, respected and recognized data. और इस पे बहुत एनालिसिस लोग करते हैं, लोग PhDs करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेके। और जो NFHS की रिपोर्ट्स हैं वो हम बहुत साधारण तरीके से अपने यहाँ डिकोड करके सरल भाषा में उपलब्ध कराते हैं। हाँ, और दूसरा मैं आपको बताऊं, ChatGPT डेटा, क्योंकि अच्छा डेटा है, थोड़ा रिलायबल है ChatGPT भी इन इश्यूज पे। Though I don't know whether I should be saying, because people should read, people shouldn't go to ChatGPT, अपने दिमाग थोड़ा लड़ाएं। अच्छा, जापान ने पॉपुलेशन के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन AI में किस तरह ढूंढा? So globally देखिए, and in India, AI and other technologies, सिर्फ AI नहीं, are going to वो रिड्यूस करेंगे जो डिपेंडेंस है इंडिविजुअल्स के लिए। और अगर पॉपुलेशन दर जिन देशों में ज़्यादा गिरा है जैसे जापान, तो वो इसको ज़्यादा AI को और अदर टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने की कोशिश करेंगे इंस्टेड ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज। सो आई थिंक दैट इज़ अ सल्यूशन फॉर जापान के लिए, but India should not copy them. I'm not saying we should not advance technologically, but there should be a balance where हमें opportunities देनी चाहिए हमारे 360 million young people को। और aging, देखिए आप 60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, 60 साल की उम्र में you are still very productive. तो इंडिया की अभी पॉपुलेशन 10% है, elderly population over 60. By 1931, जो दूर नहीं है, हमारी पॉपुलेशन 20% होगी। 2030, मैं 20 को 19 क्यों कहती हूँ? 2031 में हमारी पॉपुलेशन, वृद्ध पॉपुलेशन
20% हो जाएगी। तो इसलिए हमें तो प्रोडक्टिविटी की बहुत ज़रूरत है, प्रोडक्टिव लोगों को प्रोडक्टिव रखना। दूसरा, हमारे यहाँ देखिए, आप एक अस्पताल में जाते हैं, उसमें कभी, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जाएं चाहे पब्लिक सेक्टर में जाएं, आदमी एक तो परेशान होता है कि मेरे कोई बीमार है तो मुझे परेशानी है, या मैं बीमार हूँ मुझे परेशानी है। उसके बाद हॉस्पिटल सिस्टम्स कितनी परेशानी देते हैं। आप अमेरिका में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, वृद्ध अवस्था के लोग वॉलंटियर कर रहे होंगे या कम पैसे में वो गाइड करते हैं आपको कहाँ जाना है। दूसरा, उससे भी ज़्यादा हमारे को एक केयर इकोनॉमी बनाने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, हमारे यहाँ अगर आपके पास पैसे भी हों, चाहे आप मध्यम वर्ग के हों, अमीर हों, कुछ तो गरीब लोगों की, आज एक गरीब महिला भी ढूंढ रही है कोई चाइल्ड केयर के लिए। चाइल्ड केयर, जैसे जैसे बच्चे कम होंगे, महिलाएं काम पे जाएंगी, उनको और भी ज़्यादा ज़रूरत होगी वृद्धावस्था के लिए। फिर हमारे को जेरियाट्रिक केयर में केरला ने शुरू किया, रेस्ट ऑफ आवर कंट्री आल्सो हैज़ टू स्टार्ट प्लानिंग। इसके लिए हमें ट्रेनिंग करनी होगी लोगों को, एंड दीज आर अपॉर्चुनिटीज फॉर जॉब्स as well as care. So we have to be constructive, we have to be productive, not in our सोच। और ये स्किल मिशन में मैं नहीं देखा कि हेल्थ वर्कर्स जिसकी इतनी ज़रूरत है। देखिए, हम कह रहे हैं कि हमारे पास जॉब्स नहीं हैं, बट 40% doctors are missing in our entire public health system. Nurses are missing. हमारे पास trained जो घर में जाके नर्सिंग, नॉट जस्ट फॉर द एल्डरली बट इल, लोग नहीं हैं। ये आयरॉनिकल नहीं है बहुत? क्या एक तरफ आप कहो कि रोजगार नहीं है, दूसरी तरफ लोग खड़े हैं, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। और आने वाले वक्त में आप जो कह रही हैं कि हाँ ये बात सही है, आबादी से लड़ो मत, कुछ तरीके निकालो कि उसके साथ आपको कैसे रहना जीना है। अच्छा, भारत में जब से डिलिमिटेशन की बातें हो रही हैं, एक चर्चा का विषय बड़ा यही है कि क्या भारत का नॉर्थ साउथ डेमोग्राफिक डिवाइड अब उतना ही राजनीतिक रूप से खतरनाक होता जा रहा है जितने हमारे धार्मिक या भाषाई मतभेद रहे हैं। तो ये विवाद थोड़ा सा समझिए। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इसको एक डिवाइड ना कहें, अच्छा, डिफरेंस कहें। ठीक है, बहुत डाइवर्जेंस है। सही है, ठीक है, जो अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल। और दूसरा, डिलिमिटेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी मैं ये कहना चाहूंगी कि हम साउथ इंडिया से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उन्होंने कैसे पॉपुलेशन डिक्लाइन किया, सिर्फ पॉपुलेशन डिक्लाइन करने के लिए नहीं, दे इन्वेस्टेड एजुकेशन में, लिटरेसी में, हेल्थ में और गवर्नेंस, बेटर गवर्नेंस। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते रहते हैं गुड गवर्नेंस। हमें साउथ से गुड गवर्नेंस के मॉडल्स स्केल अप करने चाहिए नॉर्थ में। सिर्फ कंस्टिट्यूएंसीज बढ़ाने से कुछ फ़ायदा लोगों का नहीं होगा। दूसरा, वाई शुड बी पनिश स्टेट्स वेदर दे आर इन द नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ में भी है सिक्किम, उनकी फर्टिलिटी रेट इज़ 1। ऐसे समय जबकि जिन स्टेट्स ने इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़े, और देखिए तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर सही कह रहे हैं कि हम जो हमारी कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी है या एक्सचेकर फाइनेंस मिनिस्ट्री को जो वहाँ से पैसा आता है, बिहार में क्या आता है, यूपी से क्या आता है, बहुत कम है। तो हमें वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे इन्होंने एजुकेशन, हेल्थ, विमेंस एम्पावरमेंट एंड बेटर गवर्नेंस। और क्या बेटर गवर्नेंस डिलिमिटेशन को लेके ऐसे थोड़ी होगी। और डिलिमिटेशन हमने फ्रीज क्यों किया हुआ था इंडिया में? इट वाज फ्रोजन बिकॉज देयर वाज बहुत गैप था नॉर्थ और साउथ की फर्टिलिटी रेट्स में। बट
ये नहीं देखा कि गैप रियल इज एजुकेशन में, गवर्नेंस में, ये सब अगर हम देखते अभी अच्छा समय है हम वो समझें, हम सदर्न स्टेट्स को पनिश नहीं करें, रिवॉर्ड करें। हाउ यू डू इट, ये मैं इसमें मैं अगली कुछ सालों में सोचूंगी, पर इस समय मुझे लगता है कि इस पे डिबेट, डिस्कशन, अमेरिका ने बहुत सालों से फ्रीज किया हुआ है, 40 years, more than 40 years. India should look at other models also. And जो साउथ के लोग हैं वो भी थोड़ा समझदारी से बात करें। ये नहीं कि डिलिमिटेशन मीन्स कि हमारी एजिंग पॉपुलेशन है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, let you should take on the elephant head on, elephant in the room। तो हाथी तो वही है ना, डिलिमिटेशन के, उनकी कंस्टिट्यूएंसीज कम हो जाएंगे, उनको पैसे कम मिलेंगे। पर अगर वो इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई और फॉर्मूला ढूंढे और डिस्कशन करें। ये नहीं, डिलिमिटेशन इज इशू जो हमें सोच समझ के, अपने देश के हित के लिए सोच समझ के, समझदारी से इसको आगे ले जाना चाहिए। मेरा सुझाव इतने में सीमित है। मेरे आखिरी 2 एक सवाल हैं इस पॉडकास्ट में। मैं नहीं चाहता लंबा हो, वैसे ही आबादी इतना जटिल विषय है, आपको तो पता ही है, आप समझाती हैं सबको। एक तो मैं बीच में ये भी पूछना चाह रहा था कि आपको ये दिलचस्पी कैसे हुई। मैं संक्षेप में जानना चाहूँगा, जब इतना जटिल था ही तो आपने कैसे सोचा कि अब जिंदगी में मुझे एक तो ये काम करना है, ये समझूं? देखिए, मैं इन मुद्दों पे काम करने, मेरा रूट जो ended up happening was कि मैंने देखा जब मैं बहुत छोटी थी कि महिलाओं और बच्चियों, लड़कियों के प्रति एक असमानता मैं देखती थी। मैं खुद एक थर्ड डॉटर इन अ ट्रेडिशनल पंजाबी फैमिली, एंड माय पेरेंट्स डिडंट डिस्क्रिमिनेट, बट उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि मुझे गवर्नमेंट स्कूल में जाना पड़ा। पहले मेरी बड़ी बहन कॉन्वेंट में गई, फिर सेकंड मैं गवर्नमेंट स्कूल में बस में जाती थी। तो उसकी मुझे इतनी दिक्कत नहीं थी। मुझे बहुत अनुभव हुआ बसों में क्या होता है, गर्ल्स की सेक्सुअल अब्यूज़, एक्सप्लॉयटेशन। सो मुझे बहुत सीखने को मिला। पर मैं देखती थी मेरी माँ को कैसे कंस कटे जाते थे। लोग कहते थे अरे बेचारी, या मुझे कहते थे अरे तुम क्या पढ़ोगी, तुम तो थर्ड डॉटर हो, बेकार हो। आपके भाई नहीं था कोई? भाई मेरे बाद पैदा हुआ। मेरे पैदा होने के 5 साल बाद पैदा हुआ। मैं उसको कहती हूँ अगर मैं लड़का होती तो तुम पैदा ही नहीं होते। तो मेरे पेरेंट्स ने भी एक लड़के की चाह में 3 लड़कियाँ। सो मैंने सोचा कि ये मुझे जो चाहे वो धोबन मुझे कहती थी तुम क्या मुसीबत की पुड़िया हो, ये वो, शायद मैं नेचर में भी होंगी, बट एनीवे आई डिसाइडेड कि ये मेरे बारे में नहीं है, पूनम के बारे में नहीं है, ये लड़कियों के बारे में है। और फिर मैंने समाज में देखना शुरू किया कि कितना डिस्क्रिमिनेशन महिलाएं एंड गर्ल्स एक्सपीरियंस। तो मैं जैसे ये अनुभव अपना नहीं, मैं देखती रही। और जब मैं 8वीं कक्षा में थी तो मुझे, मतलब हम मध्यम वर्ग के लोग थे, हमें नहीं बताया जाता, हम इनसेंसिटिव हो गए इंडिया में। जैसे मैं आपको पहले बता रही थी, चाइल्ड मैरिज है, लोगों को पता नहीं। मुझे भी पॉवर्टी क्या मतलब है नहीं पता था। हमारे स्कूल्स में, हमारे घर में, हमारी सोसाइटी में एक सेग्रीगेशन होता है, लोग काम करने आते हैं। तो एक तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी जब मेरी माँ कहती थी कि अरे सफाई करने वाली, बाथरूम सफाई करना, आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड, आ रही हैं वो अनटचेबल, उनको ट्रीट करते थे, कपड़े उठा लो, सब कुछ उठा लो। दूसरा दैट बॉदर्ड मी वाज डोमेस्टिक साइंस लैब में अनारो थी जो सफाई करती थी। तो मैंने उसको पूछा, अनारो आपके कितने बच्चे हैं? बोली 5। मैंने कहा कौन सी क्लास में हैं? तो वो मुझे देख के उसके क्रोध था कि ऐसा बेहुदा सवाल आप मुझसे पूछ रही हैं। उसकी आंख में मैंने देखा कोई
कोई स्कूल नहीं जाते मेरे बच्चे। तो मैंने कहा क्यों? बिकॉज हमें insensitivity. She said मैं 50 रुपए कमाती हूँ. I'm talking about 19 early 70s. Okay, 1969 या 70. जी। She said मैं 50 रुपया कमाती हूँ, मेरे 5 बच्चे, मैं कैसे स्कूल भेजूंगी? और मैं विधवा हूँ. तो मैंने कहा तुम तो गवर्नमेंट स्कूल तो फ्री होते हैं. She says तो यूनिफॉर्म का पैसा कौन देगा? किताब का पैसा कौन देगा? I said कितने पैसे? 12 रुपए she needed. उसका बजट था 12 रुपए. और 12 रुपए में हमें लंच, हम लोग फीस देते थे 12 रुपए लंच के लिए. और मैं बहुत अच्छी तगड़ी हेल्दी पंजाबी थी, तो मैंने वो 12 रुपए उसको देना शुरू कर दिया और मैं पतली हो गई. और जो आनंद आता है किसी को कुछ देने का, मैंने बहुत यंग, आई वाज प्रिविलेज्ड टू टेस्ट इट एट अ वेरी यंग एज, देने में. और फिर मैं जब 19 साल की उम्र में पहले गांव गई, तिलोनिया बहुत बड़ी संस्था है, SWRC, अरुणा रॉय और बंकर रॉय ने शुरू करी है. मैं उनके हाथ पकड़ के अरुणा का 19 साल की उम्र में जब काम करने गई, तो मैंने देखा एक कैंप चल रहा था फैमिली प्लानिंग का. ये स्टेरिलाइजेशन कैंप्स होते थे ना जी. और जब मैंने देखा महिला कैसे ट्रीट होती है, इट्स लाइक अ प्रोडक्शन. एक प्रोडक्ट आपने यहाँ रखा, उसके फटाफट नसबंदी करी और उसको उसका साइकोलॉजिकल, मेंटल, मैंने इतना कुछ देख लिया कि मतलब नहीं किसी को. हाँ. चोट लग गई और दिमाग खराब हो गया. तो इस पे मेरा ये है कि कोई दिक्कत देखो तो उस पे काम करो, ये नहीं कि क्रोध सिर्फ या पिटी या सिंपथी. और मेरा पूरी लाइफ का अनुभव ये, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपके साथ पूरा यूनिवर्स सपोर्ट करता है, कुछ होता है. तो जो मैं करना चाहती थी, मैं बचपन से इस पे काम, 19 साल की उम्र से इस पे काम करना चाहती. और मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं पिछले 40 साल इस पे 30 साल इस पे बहुत गहराई में काम करने का मुझे मौका मिला. और मैं इस पे काम करते करते अभी मेरी एम्बिशन और भी बढ़ गई है कि महिलाओं को सिर्फ फैमिली प्लानिंग के आधार नहीं, उनको अपॉर्चुनिटी टू वर्क, उनको जितने, फाइनली आई वांट टू से इज नाउ माय गोल इज, जो परिवार या महिला जितने बच्चे चाहती हैं उनकी सुविधा मिले उतने बच्चे करने के लिए, या नहीं करने चाहती हैं तो नहीं. तो इंडिया में एक आंकड़ा एक्चुअली विल शॉक पीपल. डू यू नो 10% अनमेट नीड फॉर फैमिली प्लानिंग है. मैं आपको समझाती हूँ अनमेट नीड क्या है. मैं बच्चा पैदा करना चाहती हूँ पर मेरे पास साधन नहीं है या मेरे पास इजाज़त नहीं है. तो 10% एवरेज है इंडिया की. जो वरी कर रहे हैं पॉपुलेशन कोलैप्स, आप इनको देखो ना. और मैंने चंद्रबाबू नायडू जी की मीटिंग में बोला आंध्र प्रदेश जाके कि देखिए आपके यहाँ इतने बच्चे, स्टिल बेटर देन इंडियन एवरेज, बट 34 per 1000 चिल्ड्रन स्टिल डाई. उनको बचाइए. हर बच्चे, हमारा वैसे ही एज अ सोसाइटी हर बच्चे को बचाना हमारा फर्ज बनता है. और जो महिलाएं इनफर्टिलिटी की शिकार हैं या पुरुष, दोनों, इनफर्टिलिटी कैन बी आदमी, पुरुष में भी और औरत में भी, तो आप उनको IVF, जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, वो ट्रीटमेंट दिलवाइए ना, वो बच्चे पैदा करेंगे. 30 वो चाहते हैं, जो बच्चे चाहते हैं उनको हेल्प करिए ना. सही बात है. तो मेरा आखिरी सवाल ये है कि हालांकि आपने एक हल बताया, वो मैंने सुना, जिसमें आप कह रही हैं कि अगर जापान में लोग कम हैं या कोरिया में कम हैं तो हिंदुस्तान भेजें. हिंदुस्तान की आबादी, उसका संसाधन है, तो आप हिंदुस्तान से भेजिए, वहाँ वो काम करें. लेकिन ऑब्वियसली आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इसमें बहुत इश्यूज़ हैं. इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे इश्यूज़ हैं. और कोई भी देश जब अपनी सीमाएं खोल रहा है, तो आज हम कनाडा का हाल देख रहे हैं, सब डरे हुए हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी पहचान,
वो कहीं खो जाएगी, अगर ये लोग आएंगे फिर यहीं आएंगे यहीं बस जाएंगे वाली बातें हैं। तो एक तो ये है कि समाधान तो है, पर थोड़ा सा ऐसा समाधान है इसमें बहुत सारे लोगों को कन्विंस करना है, ये सब होगा। सवाल मेरा ये है, चाहे तो आप इसका भी जवाब दे दीजिएगा, पर आखिरी सवाल मेरा ये है कि हिंदुस्तान में आबादी को लेकर अभी हम कौन सी ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं, उपेक्षित हैं वो बातें, हम इग्नोर कर रहे हैं, जो अगले 1 दशक में हमें करनी ही पड़ेंगी। जी क्योंकि ये एक तथ्य है कि हम सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं अब। जी, मैं पहले इसका जवाब दूंगी, फिर जापान जी। में जाएंगे, क्योंकि अच्छा है आपने मुझे मौका दिया, क्योंकि मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ जापान पे। बट इंडिया में हम देखिए, अभी हम सिर्फ डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं, विच इज़ कि अगर यंग पॉपुलेशन स्किल्ड होगी और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगी तो इंडिया का इकोनॉमिक डिविडेंड हो जाएगा। सही बात है। 2 और डिविडेंड हमें इसमें जोड़ने हैं जिसकी बात हम नहीं कर रहे। एक तो सिल्वर डिविडेंड के लोग ज़्यादा हमारे सीनियर सिटीजन्स होंगे या वृद्ध अवस्था के लोग होंगे, इसको हमें बर्डन की तरह नहीं देखना चाहिए। हमें एक सेवा भाव सिर्फ नहीं, सेवा भाव से देखना चाहिए, बट ऑल्सो कम्युनिटीज की क्या जिम्मेदारी है जहाँ जहाँ सीनियर सिटीजन्स हैं, सही बात। कैसे हम उनको हेल्प कर सकते हैं। जेरियाट्रिक केयर, हमारे यंग पीपल ये जो 20 घंटे स्पेंड करते हैं अपने फोन्स पे, आधा घंटा सिर्फ अपने दादा दादी को, नाना नानी को नहीं, और भी वृद्ध अवस्था के लोगों, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए, और उनके लिए भी अच्छा है। एंड ऑफ कोर्स देयर इज सो मच वी कैन डू, बट वी नीड टू इन्वेस्ट फॉर अ सिल्वर डिविडेंड इन जेरियाट्रिक केयर। हमें ट्रेन करना होगा अपने डॉक्टर्स को। हम स्पेशलिस्ट तो अभी भी हमारे पास स्पेशलिस्ट की कमी है, पर जेरियाट्रिक ट्रेनिंग हमारे को इंट्रोड्यूस कर देनी चाहिए हमारे मेडिकल एजुकेशन में। ठीक है। तीसरा, हमें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होगी एज पीपल लिव लॉन्गर। लोग ज़्यादा उम्र रह रहे हैं और ये अच्छी बात है। ये दर्शाता है कि इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, चाहे हम इकोनॉमिक और अदर एरियाज में कंट्रोवर्शियल है हम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, बट इसमें तो आंकड़े ये तो दिख रहा है। तो ये सिल्वर डिविडेंड के लिए और भी कुछ कम्युनिटी केयर, फिर हाउस होल्ड केयर, जब तक लोग अपने आप रह सकते हैं साइकोलॉजिकली, दे शुड लिव इंडिविजुअली, बट हफ्ते में एक सोशल वर्कर चला जाए अगर अकेले रह रहे हैं। पर जब उनकी ऐसी स्थिति आती है कि वो अकेले नहीं रह सकते, निर्भर है, तो हमें अच्छी फैसिलिटीज़ और जो लोग वहाँ काम करने वाले हैं उनके लिए शुरू कर देनी चाहिए। थर्ड इज जेंडर डिविडेंड। इंडिया हैज़, देयर आर इतनी रिपोर्ट्स हैं, इंडिया की अपनी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, बेन्स एंड कंपनी, मैनी रिपोर्ट्स हैं जो फिगर्स आपको देती हैं कि इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी बढ़ जाएगी अगर आप अपनी महिलाओं को प्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटीज दें। सही बात है, मुख्य धारा में लाएंगे उसके लिए जी, और उसके लिए सपोर्ट भी दें। बिल्कुल। और चाइल्ड सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और मेल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और मेरा इसमें एक नारा भी मैं आपको, हमारी संस्था में हम कैंपेन चला रहे हैं, हमारा नारा है, देश बदलेगा जब मर्द बदलेगा। तो महिलाओं का डिविडेंड पुरुषों से जुड़ा हुआ है। अगर वो सपोर्ट करेंगे घर में, और एज बॉसेस, एज कॉलीग्स, हमें एक समझ अपनी अलग से बनानी है इस पे। जो सोशल नॉर्म्स हैं, जो कहते हैं, जो दर्शाते हैं एक महिला को, हमारे सीरियल्स में भी, कि महिला जैसे एक नागिन है। जो महिला ऑफिस में काम करती है या बाहर जाके काम करती है, वो अपने बॉस का 1 फुट गलत जगह होता है या उसके बेड में होता है। ये सब बकवास बंद करनी चाहिए हमें। ये महिलाओं का
प्रोजेक्टिंग महिलाएं या घर में बैठ के तैयार होके सज के फ्रॉम हेड टू टो सिंदूर लगाएं, ज्वेलरी पहने, अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनी हैं, और दे हैव नोवेयर टू गो एक्सेप्ट द किचन. वी किचन में भी काम, हमारी महिला केपेबल ऑफ वर्किंग इन द किचन, बट इट विल बी अ प्लेजर टू कुक विद अलॉन्ग विद योर पार्टनर एंड चिल्ड्रन. और हमारी महिलाओं का जो डिविडेंड है वो अभी इंडिया ने टेस्ट करना भी नहीं शुरू किया. सो अगर आप आंकड़े देखें तो किसी को भी हैरान कर देंगे कि इंडिया इकोनॉमिकली कितना प्रोग्रेस करेगा अगर महिलाएं प्रोग्रेस करती हैं, महिलाएं मेन स्ट्रीम में आती हैं. और महिलाओं के लिए अगर पुरुष नहीं करता, अभी देश तो बदलने में पुरुष को बदलने में टाइम लगेगा, तब देश बदलेगा. पर हमें वी ब्रिंग अप आवर मेन वेरी बैडली. हम उनको गलत संस्कृति से बड़ा करते हैं. तो मैं करेक्शन करना चाहती हूँ, नॉट मर्दों में इतनी, हमारी अपब्रिंगिंग में. सो उसमें भी कुछ समय लगेगा, बट इन द मीन टाइम child care, child support, look at the state of our Anganwadis. There is so much to do. इतना काम है इन 3 डिविडेंड्स के लिए जिससे देश आगे जाएगा. मैं इसीलिए इनको तीनों को डिविडेंड, सिल्वर डिविडेंड फॉर द एल्डरली, जेंडर डिविडेंड फॉर विमेन, और ये अब जहाँ जापान का I did not mean to say कि सिर्फ एक solution है कि we can send countries can from India, people from India, not only Japan but many other countries, Canada. See, it has to be planned. As I said, Japan is doing that. Unlike Canada, I think they made political mistake. Any society where जहाँ इंडियंस इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं, एशियंस इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनके लोग they will revolt. अरे हमारे इंडिया में महाराष्ट्र में रिवोल्ट हो जाता कि बिहारी आके पैसे कमा रहे हैं या हमारे यहाँ. तो इसको प्लान्ड होना चाहिए एट बोथ लेवल्स. सही. एजुकेशन एज वेल एज जो लोग जा रहे हैं, सिर्फ वो तो पुश फैक्टर से जा रहे हैं, ठीक है. जहाँ पुल फैक्टर है, जैसे केरला में अगर लोग बिहार से जा रहे हैं तो अच्छी तरह रिसीव करिए, उनकी प्लानिंग बनाइए, उनके रहने की सुविधा, कैसे रहते हैं जो इमिग्रेंट जाते हैं, और उनकी जो सैलरीज हैं उनकी. जैसे कोविड का उदाहरण मैं दूंगी, सबको भगा दिया था और पैसे नहीं मिले थे. तो हम माइग्रेंट्स को ऐसे नहीं ट्रीट कर सकते. आई एम सॉरी, अगर लोग अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिकन सिटीजन बन रहे हैं, तो उनको बेनिफिट्स मिलते हैं सोशल सिक्योरिटी के. तो इवन विद इन कंट्रीज एंड बिटवीन कंट्रीज वी हैव टू हैव न्यू नॉर्म्स, प्लान्स, प्रोटोकॉल्स फॉर माइग्रेशन. ये नहीं कि अंधाधुंध जैसे अमेरिका में हुआ और कनाडा में हुआ, इतने लोग पहुंच गए. मैं भी जब जाती हूँ कनाडा, इतने इंडियंस दिखते हैं, इतने इंडियंस दिखते हैं. मत करो, प्लान करो. बिल्कुल. तो फिर मोहब्बत भी बढ़ेगी आपस में. बिल्कुल. तो संघर्ष ही होगा. एग्जैक्टली. मेक इट, डू इट. मैं प्लानिंग से मेरा यही मतलब है कि रिसीविंग एंड रिस्पेक्टिंग एंड एक एक्सपेक्टेशन जो है माइग्रेंट से, वो भी एक देश की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए. या एक वहाँ जाके आप अगर केरला में जा रहे हैं, आप उनकी चर्च या उनके इंसल्ट नहीं कर सकते. तो एक इज्जत से लोग, सद्भावना से लोग इकट्ठे रहें. और जापान एंड मेनी अदर कंट्रीज, लास्ट थिंग आई वांट टू से, स्वीडन, वी हैव लेसन्स टू लर्न. वो लोग कोशिश कर रहे हैं इन्वेस्ट करने में, विमेन में, कोरिया में भी, in terms of whether it is dividends or it is they are giving housing, they are giving insurance for children, they are giving money for free child care, वो सब दे रहे हैं. अगर वो नहीं करते तो उनकी जनसंख्या और कम हो जाती. बट एज एन इशू, एज अ एजेंडा, अगर हम नारी शक्ति की बात कर रहे हैं और
हमारे देश में कितना नारी शक्ति होता, बोलते रहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये सब, तो हमें ये सब सर्विसेज सब महिलाओं को प्रोवाइड करनी चाहिए, चाहे वो और बच्चे पैदा करे ना करे। अब ये 365 डेज मैं तो वेलकम करती हूँ जो तमिलनाडु ने आज बिल पास किया। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि महिलाओं में इन्वेस्टमेंट सही। इज एन इकोनॉमिक, इट्स नॉट चैरिटी, हाँ, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है आपके देश के भले के लिए, रैशनल Yes. फॉर इकोनॉमिक्स, बट ऑल्सो एक सोसाइटी, एक खुश परिवार, एक अच्छा गांव, एक अच्छा देश, हम ये सब करेंगे। और हम देख रहे हैं इसका इम्पैक्ट डेनमार्क में, नॉर्वे में, और पुरुषों को भी हमें लीव देनी चाहिए। सिर्फ महिलाओं को अगर आप देंगे लीव, मैटरनिटी लीव, या तो लोग महिलाओं को नौकरियों से दूर रखेंगे। बहुत सी महिलाओं का फायदे में नहीं है, और क्यों नहीं पुरुष भागीदारी करेगा। जैसे आई सेड कि वी डोंट ब्रिंग अप आवर मेन, और हमारी पॉलिसीज भी एंटी मेन है। इट्स अ पॉलिसी, व्हाई शुडंट अ मैन, अगर 365 नहीं, 6 महीने नहीं, उसको 2 महीने तो दीजिए मैटरनिटी पैटर्निटी लीव, ताकि वो अपने बच्चे के साथ बॉन्ड करके हफ्ते भर मिलती है मैम, हफ्ते भर की ज़्यादा देनी चाहिए। और सिक लीव देनी चाहिए जब बच्चा बीमार है। माँ हमेशा मैं देखती हूँ छुट्टी लेती है और उसके बॉस गुस्सा होते हैं और उसका करियर पे इम्पैक्ट होता है। पिता अगर मेन को शुरू करेंगे तो दोनों को फ़ायदा होगा। एग्जैक्टली। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी, इतना वक्त देने के लिए, इतनी सरलता से समझाने के लिए। और आबादी वाकई 1-1.5 घंटे में समझने वाली बात तो नहीं थी, पर हमने बस एक कोशिश की ईमानदार, हमने सोचा कि बैठ के सुने तो सही। जिस चीज़ में हम नंबर 1 हुए दुनिया में, ज़रा उसका 1, 2, 3, 4, 5 जितने पहलू हो सकें वो पढ़ाकू नितिन में इस बार खोले जाए। तो सच में शुक्रिया दिल से। प्लेजर। और इतनी देर तक आपने भी सुना देखा, आपका भी शुक्रिया। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जो कुछ कहना चाहें प्लीज़ कहिए।